सोना मोना दो बहनें थी। उनके माँ बाप एक सेठ के यहाँ काम करते थे। एक बार जब वह काम पर जा रहे थे तो उनका कार से एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। जब यह बात सेठ को पता चली तो सेठ उनके घर गया और कहा, तुम्हारे माँ बाप का कार से एक्सीडेंट हो गया है और उनकी वहीं मृत्यु हो गई। जब यह बात उन दोनों बहनों ने सेठ के मुंह से सुनी तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और दोनों बहनें बुरी तरह रोने लगती हैं। दीदी, अब हमारा क्या होगा? मोना, तू फिक्र क्यों करती है? तेरी बड़ी बहन है ना तेरे साथ, तुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देगी। मोना रोते हुए सोना के गले लग जाती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है। उस समय सोना की उम्र 15 साल की और मोना की उम्र 12 साल की थी। सोना को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है और फिर समय बीतता गया और कुछ दिनों बाद उसे माँ की संदूक से कुछ पैसे मिलते हैं और वह सोचने लगती है, क्यों ना मैं इन पैसों से बच्चों के खाने का सामान खरीदूं और उन्हें बेचूं। लेकिन इतने में तो मैं मोना को नहीं पढ़ा पाऊंगी। क्यों ना मैं कुछ घरों में भी काम करने लगूं। हे माता रानी, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं मोना को पढ़ा लिखा सकूं और उसे कुछ काबिल बना सकूं। समय बीतता गया। मोना बड़ी हो गई और स्कूल से कॉलेज में चली गई। एक दिन जब मोना कॉलेज जा रही थी तो सोना ने कहा, अच्छा सुन, ये इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज मत जाया कर। दीदी, तुम्हें बाहर की दुनिया का नहीं पता, ये आजकल का फैशन है। पर तुम्हें क्या पता होगा, तुम्हें घर के कामों से फुर्सत मिले तब ना। ये कहती हुई वह हंसती हुई बाहर चली गई। सोना की आंखों में आंसू थे। शायद वह बहन को काबिल बनाने के चक्कर में खुद को तो जैसे भूल ही गई थी। एक दिन मोना अपने कॉलेज के दोस्त रमेश को अपने घर लेकर आती है। तब, दीदी, इनसे मिलो, ये है मेरे कॉलेज के दोस्त रमेश। नमस्ते दी। नमस्ते। मोना, ये तुम्हारा घर इतना छोटा है, कैसे रहती हो इसमें? इससे बड़ा तो मेरे कमरे का बाथरूम है। रमेश, शादी के बाद तो मैं तुम्हारे बड़े से घर में रहने वाली हूँ, क्यों टेंशन लेते हो? मोना, क्या तू रमेश से शादी करना चाहती है? ये तो बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है। दीदी, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं हमेशा ऐसे ही छोटे से घर में रहूं और तुम्हारी तरह गरीबी में रहूं? रमेश तुमसे शादी की बात करने आए हैं। हाँ दीदी, अगले महीने हम शादी कर रहे हैं और आप देखें कि कैसे क्या करना है। सोना मोना की बात से चिंतित, हैरान, परेशान और दुखी थी कि इतनी जल्दी वो सब कुछ कैसे करेगी। सोना ने ये बात नीरज को बताई। सोना जब भी मुसीबत में होती थी, नीरज हमेशा उसका साथ निभाता था। वह उसका बहुत अच्छा साथी था। सोना, तुम चिंतित ना हो, सब हो जाएगा। देखो सोना, तुम उसकी बड़ी बहन हो तो पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए। नहीं नीरज, मोना मेरी छोटी बहन है और वो मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब तक मैं उससे मुक्त नहीं हो जाती हूँ तब तक मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती। मोना और रमेश की शादी धूमधाम से होती है। सोना ने अपनी सारी कमाई उसकी शादी में लगा दी। अपने लिए उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। शादी के बाद मोना का व्यवहार बदलने लगा। उसे पैसों का घमंड होने लगा क्योंकि रमेश बहुत ही अमीर और पैसे वाला था। सोना बहुत ही अकेली हो गई थी। एक दिन नीरज ने उससे कहा, सोना, अब मोना अपने ससुराल अपने घर चली गई है। तुम्हारे सारे फर्ज पूरे हो चुके हैं। क्या मैं तुमसे एक बात बोल सकता हूँ? हाँ कहो नीरज, क्या हुआ? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ रहना चाहोगी? सोना नीरज को शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों शादी के बाद बहुत खुशहाल जीवन जीने लगते हैं। नीरज गरीब था। वह एक मिल में काम करता था। घर में बीमार माँ और पिताजी थे। सोना ने अपनी शादीशुदा गृहस्थी संभाल ली और सास ससुर की सेवा भी करने लगी। साथ में वो अपना पुराना काम घरों का भी करने लगी। मोना हमेशा कार में बैठकर अपने ड्राइवर के साथ आती और सोना को उसकी गरीबी का एहसास कराया करती थी। अरे दीदी, ये कितनी सस्ती सी और बेकार सी साड़ी पहनी है। इससे अच्छी साड़ी तो मेरी काम वाली पहनती है। कोई बात नहीं मोना, इंसान की असली पहचान तो उसके दिल से होती है, उसके कपड़ों से नहीं। बैठो मोना, मैं कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं चाय नहीं कॉफी पीती हूँ। अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें याद है ना, कल मेरा जन्मदिन है। कल रमेश ने घर पे पार्टी रखी है, बड़े बड़े लोग आएंगे। तुम और जीजा जी दोनों को आना है। और दीदी प्लीज कपड़े ना जरा अच्छे पहन कर आना।
मोना के जाने के बाद सोना बाजार गई और उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी लाई। नीरज और सोना दोनों मोना के घर गए और उसके जन्मदिन का तोहफा दिया। साड़ी देखकर मोना को गुस्सा आ गया। ये क्या लाई हो दीदी? हमारी हैसियत देखकर तो तोहफा लाना चाहिए था ना। मैं किसी को क्या दिखाऊंगी कि मेरी दीदी कितनी घटिया सी साड़ी लेकर आई है। फिर इतना कहकर मोना साड़ी को कूड़ेदान में फेंक देती है। सोना रोती हुई वापस अपने घर जाती है। नीरज ने उसे बहुत समझाया। देखो सोना, एक दिन हमारे दिन बहुत अच्छे होंगे और तुम्हारी बहन खुद तुमसे माफी मांगेगी। कुछ समय बाद मोना ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन नीरज सोना को मोना के घर जाने के लिए मना कर देता है। सोना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए नौकरी तो कर नहीं सकती थी। उसने बहुत सोचा, फिर उसने अपने मन की बात नीरज को बताई। अच्छा नीरज, मैं छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाती हूँ, क्यों ना मैं यही काम शुरू कर दूँ? क्या तुम मेरी मदद करोगे? जरूर करूंगा, तुम धर्मपत्नी हो मेरी, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। और ये लो, मेरे पास 15,000 रुपए हैं, जरूरत होगी तो और इंतजाम करूंगा, तुम काम शुरू करो बस। सोना ने छोले भटूरे बनाने का काम शुरू किया। लोगों को उसके छोले भटूरे बहुत पसंद आने लगे। दूर दूर तक उसके छोले भटूरों की तारीफ होने लगी। सोना के छोले भटूरे का ठेला दुकान में बदला जाता है। उसके पास कई बड़े बड़े होटलों से ऑर्डर आने लगते हैं और फिर उसकी दुकान होटल में बदल जाती है। नीरज भी अपनी नौकरी छोड़कर सोना का हाथ बटाने लगता है। अब तो उनके शहर में कई बड़े बड़े होटल थे। अब तो सोना मोना से कई ज्यादा अमीर हो गई थी। और फिर वक्त ने करवट बदली। रमेश के भाई ने उससे सारी प्रॉपर्टी के कागजों पर धोखे से साइन करा लिया और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली और रमेश और मोना को धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया। अब उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था और वह कुछ दिन किराए पर रहने लगे। वहाँ किराए ना देने के कारण उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। 2 दिन उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों में गुजारे और दूध ना मिलने के कारण बच्ची रोने लगी। तबीयत खराब हो गई और वह बेटी को गोद में लेकर रो रही थी। तभी एक चमकती हुई कार उनके सामने आई और उसमें से उसकी बहन सोना निकली और मोना से कहने लगी, मोना, तूने ये क्या हाल बना रखा है और यहाँ क्या कर रही है? रमेश कहाँ है और ये गुड़िया बेटी क्यों रो रही है? इतने दिनों से तुम्हारा कुछ अता पता नहीं है। दीदी, रमेश रिंकू के लिए दूध लेने गए हैं। इसकी तबीयत बहुत खराब है। दीदी, रमेश के भाई ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। मैं तुम्हारी गरीबी को लेकर तुम्हारी कितनी बेइज्जती किया करती थी, शायद ये उसी का नतीजा है। तुमने मेरे लिए बहुत सारी खुशियां कुर्बान कर दी और मैं दौलत के नशे में सब कुछ भूल गई। मुझे माफ कर दो दीदी। सही समय पर दवाई मिलने पर मोना की बेटी ठीक हो जाती है। रमेश, मोना, अब तुम हमारे ही साथ रहोगे। मैं नौकरों से कहकर तुम्हारा सारा सामान कमरे में रखवा देती हूँ। मैंने तुझे माँ की तरह पाला है, तुझे मैं तकलीफ में नहीं देख सकती। अब हम सब साथ में ही रहेंगे, क्यों नीरज?